किसी भी जानवर के ATCG के सीक्वेंस का पता चलते ही हम उस सीक्वेंस को प्रयोगशाला के अंदर बना सकेंगे और हम मिलियन साल पहले विलुप्त हुए प्रजातियों को फिर से धरती पर जिंदा कर सकेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे एनिमल क्लोनिंग और कंप्यूटर से इंसान बनाने के पीछे साइंस किस तरह काम करती है। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। कुछ भी अरे कहना क्या चाहते हो? इस वीडियो में हम जानेंगे एनिमल क्लोनिंग और कंप्यूटर से इंसान बनाने के पीछे साइंस किस तरह काम करती है। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, तभी जाकर के आपको पूरी बात समझ में आएगी। कोई भी कमेंट करने से पहले दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और समझे, तब जाकर कोई कमेंट करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर हैं? मेरे लंबे लंबे दांत हैं, लंबे लंबे नाखून हैं, मेरे 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 पैर पीछे हैं, लंबी पूंछ है, नहीं है ना? डरने की बात नहीं, लॉजिकल। गजब बेइज्जती है। ब्रिटिश वैज्ञानिक सर लैंड विल्मुच और कीथ कैंपबेल द्वारा स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में फिन डोरसेट प्रजाति के एक सफेद भेड़ के स्तन से सेल को निकाला और इस सेल को रिप्रोग्राम किया और सेल के DNA को बदला। दोस्तों इस बात पर ध्यान दें कि जो कोशिका भेड़ के स्तन से निकाली गई थी यह मादा थी। अपना रिप्रोग्राम्ड किया हुआ सेल को इंजेक्ट किया। DNA के कोड को बदलने के बाद स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव यानी कि काले चेहरे वाली भेड़ के यूट्रस में मौजूद अनफर्टिलाइज्ड एग में मौजूद सेल को हटा करके उसके जगह पर अपना रिप्रोग्राम्ड किया हुआ सेल को इंजेक्ट किया। दोस्तों इस बात पर ध्यान दें कि जो सेल पहली बार लिया गया था वह मादा थी और सेल को प्रोग्राम करने के बाद जो सेल बना उसे मादा भेड़ के यूट्रस में ही इंजेक्ट किया गया था। इसमें मेल भेड़ का कोई भी योगदान नहीं था। दोनों वैज्ञानिकों ने इस भ्रूण को सफल होने से पहले 434 प्रयास किए थे, लेकिन जो 435वां प्रयास था वह सफल रहा और 148 दिनों के बाद 5 जुलाई 1996 ईस्वी को भेड़ ने एक स्वस्थ मेमने को जन्म दिया। इस मेमने का वजन 6 किलो 600 ग्राम था और इसका नाम डोली रखा गया। डोली एक सामान्य भेड़ की तरह ही थी और वह पूरी तरह से स्वस्थ थी, लेकिन 6 साल के बाद 2003 में इसकी मौत हो गई। क्योंकि डोली एक प्रसिद्ध क्लोन थी इसलिए इसकी लाश को सुरक्षित स्कॉटलैंड के म्यूजियम में रखवाया गया। डोली की मौत के पीछे यह वजह बताई गई कि डोली तेजी के साथ बढ़ रही थी, इसलिए इसकी मौत जल्दी हो गई। तो दोस्तों जो डोली थी वह दुनिया की सबसे पहली क्लोन नहीं थी। क्लोन बनाने की पहली शुरुआत 1952 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रिक्स और थॉमस सेकिंग ने की थी। इन्होंने सबसे पहले एक मेढक का क्लोन बनाया था। इसके बाद 1963 ईस्वी में एम्ब्रियोलॉजिस्ट टोंग डिजो जो एक चीनी वैज्ञानिक थे, इन्होंने मछली का क्लोन बनाया था। स्क्रीन पर दोस्तों जितने भी आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं अब तक इन सभी जानवरों का क्लोन बनाया जा चुका है। 2017 में चाइना में 2 बंदरों का क्लोन बनाया गया था जिसका नाम जोंग जोंग हुआ है। 2019 में 5 बंदरों का क्लोन चाइना में तैयार किया गया है। अब बारी है दोस्तों इंसान के क्लोन बनाने की। अगर हम बात करें इंसान के क्लोन बनाने की तो वैज्ञानिक इंसान का क्लोन बनाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सरकार की परमिशन जरूरी है। साथ ही साथ इसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में सोचना भी जरूरी है। इसलिए इंसान का क्लोन बनाने से पहले वैज्ञानिकों को बहुत सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोन क्या है। नहीं। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों अगर हम सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो इसे इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी जानवर या फिर इंसान में स्त्री या फिर पुरुष की स्किन सेल्स जैसे कि हाथ, पैर, बाल, नाखून, पूरे शरीर में कहीं से भी स्किन सेल का छोटा सा टुकड़ा निकाल करके उसमें से कोशिका के DNA को रिप्रोग्राम किया जाता है। फिर इस रिप्रोग्राम्ड DNA को स्त्री के यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है, तब जाकर के बच्चे पैदा होता है, तो वही क्लोन है। इसमें स्पर्म की कोई भी जरूरत नहीं होती है और साथ ही साथ वह अकेली स्त्री भी बच्चे पैदा कर सकती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी इसमें स्पर्म की कोई भी जरूरत नहीं होती है और साथ ही साथ वह अकेली स्त्री भी बच्चे पैदा कर सकती है।
दोस्तों अगर हम क्लोनिंग के प्रोसेस को ध्यान से समझें, जब स्त्री या फिर पुरुष, चाहे वह जानवर हो या फिर इंसान, जब नॉर्मल तरीके से बच्चे पैदा करते हैं तो स्त्री की एक कोशिका और पुरुष की एक कोशिका मिलती है, आधा आधा जोड़ी गुणसूत्र निकलते हैं बाहर, फिर ये दोनों गुणसूत्र फ्यूज होकर के नई कोशिका बनाते हैं और यही नई कोशिका का विकास होता है और बच्चे का निर्माण होता है और कुछ दिनों के बाद बच्चे का जन्म होता है। ये दोनों गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स जिनके फ्यूज होने से बच्चे का जन्म होता है, ये दोनों क्रोमोसोम्स सेल के भीतर न्यूक्लियस से घिरे होते हैं। अगर हम सेल के अंदर इस न्यूक्लियस को हटा दें तो किसी भी कीमत पर बच्चा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे गुणसूत्र की वजह से विकसित होते हैं और ये गुणसूत्र न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और अब हमने न्यूक्लियस को हटा दिया तो बच्चे किसी भी कीमत पर पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे गुणसूत्र की वजह से विकसित होते हैं और ये गुणसूत्र न्यूक्लियस में होते हैं और हमने न्यूक्लियस को हटा दिया है, इस वजह से बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, हम इस न्यूक्लियस की जगह अपना डिजाइन यानी कि प्रोग्राम किया हुआ न्यूक्लियस लगा दें तो हमने जो अपना नया न्यूक्लियस लगाया हुआ है इसमें जो गुणसूत्र मौजूद होगा उसके अनुसार बच्चा पैदा होगा। तो बस दोस्तों क्लोनिंग में यही किया जाता है। शरीर चाहे स्त्री की हो या फिर पुरुष की, किसी के भी शरीर की त्वचा से, बाल से या फिर नाखून से या फिर पूरे शरीर में कहीं से भी सुई की नोक की जितनी त्वचा निकाल करके उसमें जो सेल होता है उसको अलग किया जाता है। फिर इस सेल में मौजूद न्यूक्लियस के गुणसूत्र को अपने हिसाब से ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के कॉम्बिनेशन वाले गुणसूत्र का क्रम हो। ये सारे काम प्रयोगशाला के अंदर किए जाते हैं। फिर इसे एक स्त्री के अनफर्टिलाइज्ड एग की सेल में मौजूद न्यूक्लियस को निकाल करके वहाँ पर अपना डिजाइन किया हुआ न्यूक्लियस लगाते हैं। इस तरह एक फिक्स टाइम के बाद बच्चे का जन्म होता है, इसे ही हम क्लोन कहते हैं। तो दोस्तों अब तक इस मेथड का उपयोग करके बहुत सारे जानवरों का क्लोन बनाया जा चुका है, जैसा कि हमने इससे पहले बताया आपको। तो दोस्तों अगर हम कोशिका में मौजूद न्यूक्लियस के डीएनए को प्रोग्राम करने के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो कोशिका के डीएनए को बहुत ही शुद्धता के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है। फिर इस डीएनए को स्त्री के एक सेल में इंजेक्ट करके इससे बच्चे पैदा किया जा सकता है और इस टेक्नोलॉजी को हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर से बच्चे पैदा करना। तो दोस्तों इस तरह बच्चे पैदा करने की टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो चुकी है, जिसे हम सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब तक इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई सौ जानवरों का क्लोन बनाया जा चुका है। तो दोस्तों अगर सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी समय के साथ एडवांस होती चली गई तो आने वाले समय में हो सकता है कि किसी भी जानवर को बनाने के लिए उसके शरीर में मौजूद डीएनए कोड यानी कि ATCG किस क्रम में व्यवस्थित है इसकी जरूरत पड़ेगी हमें केवल। अगर हमने प्रयोगशाला में इस कोड को पूरी तरह से बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली तो पूरी दुनिया में किसी भी जानवर को बनाने के लिए हमें केवल यह जानकारी चाहिए होगी कि डीएनए कोड यानी कि ATCG किस क्रम में व्यवस्थित है, इसकी हमें केवल जानकारी चाहिए होगी। किसी भी जानवर के ATCG के सीक्वेंस का पता चलते ही हम उस सीक्वेंस को प्रयोगशाला के अंदर बना सकेंगे और हम मिलियन साल पहले विलुप्त हुए प्रजातियों को फिर से धरती पर जिंदा कर सकेंगे। दोस्तों अब तक सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी जितनी भी विकसित हुई है सभी में काम जो है प्रकृति के नियम के अनुसार ही होता है और आने वाले समय में जानवर बनाने की जो भी टेक्नोलॉजी विकसित होगी वे सभी टेक्नोलॉजी प्रकृति के नियम के अनुसार ही होंगे, क्योंकि दोस्तों पूरे यूनिवर्स में कोई भी काम यूनिवर्स के नियम के खिलाफ नहीं हो सकता है और ब्रह्मांड या फिर नेचर के नियम के विरुद्ध ना तो कोई काम कभी हुआ था, ना तो कभी कोई काम हो सकता है और ना ही कभी आने वाले समय में होगा। रही बात किसी चीज के उपयोगी और खतरनाक होने की तो यह उस चीज के यूज और मिसयूज पर डिपेंड करता है। इसलिए कहा जाता है कि साइंस इज ए बोन एंड आल्सो ए कर्स, मतलब विज्ञान श्राप भी है और वरदान भी है। अब श्राप और वरदान किसी भी चीज के यूज और मिसयूज पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इतना याद रखें कि किसी भी चीज का निर्माण या फिर विनाश प्रकृति के नियम के अनुसार ही होता है। तो दोस्तों इसी तरह हम क्लोनिंग की प्रक्रिया को माइक्रो लेवल पर समझें, बहुत ही ध्यान से समझें। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों अगर इसी तरह हम क्लोनिंग की प्रक्रिया को अगर ध्यान से समझें तो आपको पता चलेगा कि जो नेचुरल बर्थ है और जो क्लोनिंग है दोनों एक ही हैं। लेकिन दोस्तों जो क्लोनिंग है वो नेचुरल बर्थ से थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि दोस्तों डीएनए प्रोग्रामिंग में ATCG को सटीकता से अरेंज करने की अगर टेक्नोलॉजी अगर हमने विकसित कर ली और इसके मास्टर हम बन गए तो आने वाले समय में ऐसे जीव विकसित हो सकते हैं जो धरती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी कितनी उपयोगी होगी और कितनी खतरनाक साबित होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।